नमस्कार। बिहार एसआई परीक्षा की तैयारी में जुटे सभी साथियों का स्वागत है। आज हम जनरल साइंस के एक ऐसे टॉपिक को समझने वाले हैं जो बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स और एलॉयज, यानी धातु, अधातु और मिश्र धातुओं की। तो जैसा कि हम जानते हैं, जनरल साइंस बिहार एसआई एग्जाम का एक बहुत ही क्रिटिकल हिस्सा है और इसमें भी केमिस्ट्री से जुड़े सवाल तो आते ही आते हैं। तो चलिए इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। अब ये है जनरल साइंस का सिलेबस। इसमें एसिड बेस, यूनिवर्स, मोशन, एटम का स्ट्रक्चर, मतलब काफ़ी कुछ है। लेकिन आज हमारा पूरा फोकस रहेगा इस एक टॉपिक पर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ से सवाल बनने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, तो इसे अच्छे से समझना तो बनता है। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम सिलेबस में मेटल्स और नॉन मेटल्स की इम्पोर्टेंस को समझेंगे। फिर कुछ बेसिक डेफिनेशंस पर बात करेंगे। इसके बाद हम खास तौर पर दो एलॉयज, ब्रॉन्ज और ब्रास पर फोकस करेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे मेटल्स का सफर पुराने जमाने से लेकर आज एआई तक पहुंचा है। और आखिर में कुछ जरूरी केमिस्ट्री फैक्ट्स का क्विक रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से और जानते हैं कि आखिर ये टॉपिक एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए इतना जरूरी क्यों है। कहते हैं ना, किसी भी इमारत की मजबूती उसकी नींव पर टिकी होती है। तो बस इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए भी हमें इसकी नींव यानी इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को मजबूत करना होगा। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स में आखिर फर्क क्या है? देखिए, मेटल्स बिजली के बेहतरीन कंडक्टर्स होते हैं, जैसे चांदी और तांबा। इन्हें पीट पीट कर किसी भी शेप में ढाला जा सकता है, मतलब ये मैलिएबल होते हैं, सोने की तरह। ज्यादातर मेटल्स सॉलिड होते हैं, हाँ, पारे यानी मर्क्यूरी को छोड़कर। वहीं दूसरी तरफ है नॉन मेटल्स। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं होते। एक एक्सेप्शन जरूर है और वो है ग्रेफाइट। ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट्स में मिल जाते हैं। और हाँ, सेमीकंडक्टर्स जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम भी इसी कैटेगरी में आते हैं। अब बात करते हैं एलॉय यानी मिश्र धातु की। ये कॉन्सेप्ट भी एग्जाम में खूब पूछा जाता है। इसे आप एक तरह की मेटालिक रेसिपी समझ सकते हैं। इसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को मिलाया जाता है, जिसमें कम से कम एक तो मेटल होगा ही। मजे की बात यह है कि इससे जो नई चीज बनती है ना, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पहले से कहीं बेहतर हो जाती हैं, जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज वही रहती हैं। तो चलिए अब इसी बात को और बेहतर तरीके से समझने के लिए दो बहुत ही कॉमन और इम्पॉर्टेंट अलॉयज पर करीब से नजर डालते हैं, ब्रॉन्ज और ब्रास यानी कांसा और पीतल। ये टेबल बहुत जरूरी है, इसे ध्यान से देखिए। कांसा यानी ब्रॉन्ज बनता है 90% कॉपर और 10% टिन से। इसका इस्तेमाल सिक्के, घंटियां और बर्तन बनाने में होता है। दूसरी तरफ है पीतल यानी ब्रास। इसमें 70% कॉपर और 30% जिंक होता है और इससे भी बर्तन बनाए जाते हैं। ये कॉम्पोजिशन और यूज दोनों ही एग्जाम के लिए हॉट टॉपिक्स हैं। अच्छा, मेटल्स की कहानी सिर्फ केमिस्ट्री की किताबों तक ही नहीं है। इनका इतिहास बहुत लंबा और शानदार रहा है और आज की दुनिया में, आज की टेक्नोलॉजी में भी इनका रोल बहुत बड़ा है। चलिए जरा इस सफर को देखते हैं। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि एलॉय बनाने की कला कितनी पुरानी है? हजारों साल। ये जो मोहनजोदाड़ो की मशहूर डांसिंग गर्ल की मूर्ति है ना, ये कांसे से बनी है और इसे बनाने के लिए लॉस्ट वैक्स जैसी एडवांस टेक्निक का इस्तेमाल हुआ था, करीब 2500 ईसा पूर्व में। सोचिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग मेटलर्जी में कितने आगे थे। और अब सीधे आते हैं आज के दौर में। सिल्वर यानी चांदी, आज ये एक क्रिटिकल मिनरल बन चुका है। पिछले 6 साल से इसकी डिमांड सप्लाई से ज्यादा रही है। क्यों? क्योंकि इसकी जो बेहतरीन कंडक्टिविटी है ना, वो एआई चिप्स, डेटा सेंटर्स, सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए बेहद जरूरी है। मतलब एक प्राचीन मेटल आज हमारे फ्यूचर को पावर दे रहा है। कमाल है ना? चलिए अब फटाफट कुछ और जरूरी केमिस्ट्री फैक्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं, जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। जंग, रस्ट, ये तो हम सबने देखा है, पर क्या इसका केमिकल नाम पता है? इसे कहते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ये तब बनता है जब लोहा ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आता है। इसका फॉर्मूला Fe2O3.XH2O जरूर याद रखिएगा। अगला है थर्माइट। ये भी एक बहुत मजेदार मिक्सचर है। इसमें होता है एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड। और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? रेलवे की पटरियों में जो क्रैक्स आ जाते हैं ना, उन्हें भरने के लिए। जब फेरिक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम रिएक्ट करते हैं तो इतनी ज्यादा गर्मी निकलती है कि लोहा भी पिघल जाता है। सोचिए।
अब बात करते हैं कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक की। इसे आप एक तरह का केमिकल मैच मेकर समझ सकते हैं। इसका काम है रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देना, लेकिन ये खुद रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता। मतलब बिना बदले बाहर आ जाता है। जैसे मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2, ये पोटेशियम क्लोरेट KClO3 के डीकम्पोजिशन को तेज कर देता है। तो हमने देखा कि कैसे कांसे के औजारों से शुरू हुआ सफर आज सिलिकॉन चिप्स तक पहुंच गया है। हर दौर को किसी न किसी एलिमेंट ने डिफाइन किया है। अब सवाल ये है कि इंसान के इतिहास का अगला युग, अगला एज कौन सा एलिमेंट डिफाइन करेगा? इस सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं। सोचते रहिएगा। धन्यवाद।